आपकी आंखें खराब हो गई है इस वजह से, वरना तो ये तो ग्रे रंग का है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज का एक ही उत्तर होता है, भारत आजाद हुआ तो इसमें आप और हम क्या करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, वो एक तारीख चुननी पड़ेगी, वो वही तारीख होगी जिस तारीख के दिन वो आजाद हुआ। आप ये कह सकते हो कि मेरे हिसाब से आपका क्या हिसाब है इसमें? आपका हिसाब है तो एक लेख लिख लो, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में, कि मेरे को, मैं चुनौती देता हूं कि भारत 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, इसमें मेरे ये तथ्य और प्रमाण में पेश करता हूं। सूर्य उगता है तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें पूर्व आपको नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं, वो पूर्व से ही उगता है। आपके चाहने और नहीं चाहने से सूर्य अलग दिशा में उगना शुरू नहीं कर देगा। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ज्ञान। एक राष्ट्र की में मंदी आती है तो निम्न में से कौन सी मौद्रिक नीति का प्रयोग होगा? ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को बढ़ाना, ब्याज दर मंदी को प्रभावित नहीं करते, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो क्या कहेंगे? ब्याज दर को कम करना, मौद्रिक नीति ये बनेगी। इसमें आपके, हालांकि टर्की बहुत ही अलग ढंग का कंट्री निकला, जो अब एक सवाल आया कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की मौद्रिक नीति का निर्माण होना चाहिए? ब्याज दर बढ़ाई जानी चाहिए, ब्याज दर गिराई जानी चाहिए, ब्याज दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकती, इस तरह के विकल्प दे दिए, तो आप क्या उत्तर देंगे? बढ़ाई जानी चाहिए। टर्की उल्टा चला। पूरे साल भर टर्की ने पूरी दुनिया का दिमाग खराब कर दिया, उसने उल्टी मौद्रिक नीति बनाई। आप अखबार कितना पढ़ते हो मुझे नहीं पता, वो ब्याज दरों को गिराता रहा और वहां के प्रधानमंत्री बोले कि चुप रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं। मैं चुप, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। ये मौद्रिक नीति पूरी कीनेजियन इकोनॉमिक्स को उसने एक बॉक्स में बंद कर दिया। मतलब सारी ट्रेडिशनल जितनी भी थ्योरीज, आधुनिक पुरानी जैसी भी है, सब इस बात को लेकर सहमत है कि ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। वो बोला नहीं चुप, ब्याज दर गिराओगे। मैंने कहा ये टर्की को कहाँ पहुंचाएगा, क्या हो गया इसको? बोले नहीं नहीं ये ऐसा होगा ही नहीं, ब्याज दर कम करने से इन्फ्लेशन कम होगा। अब उसको कैसे समझाए? ऐसे कुछ कुछ जिद्दी बच्चे अभी आ जाते हैं क्लास में, नहीं सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये टर्की के प्रधानमंत्री बनेंगे आगे जाके। तो जो सिद्धांत बने हुए पुराने उसके हिसाब से ही है। तो ऐसा विचित्र व्यवहार टर्की का रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब लोग गुस्सा खाए हुए उसके ऊपर, और वो समझ ही नहीं पा रहा इस बात को। और इन्फ्लेशन, अगली बार डेटा है फिर इन्फ्लेशन, बोले नहीं नहीं ये अभी चल रहा है इसको, और उत्तरोत्तर इन्फ्लेशन आई होती रही। लीरा वीरा की जो हालत हुई, वहां की करेंसी की डेप्रिसिएशन हो गया भारी मात्रा में, संभाल ही नहीं पाए उसको। तो ऐसे ऐसे नवाचारी आ जाते हैं कभी, जो जबरदस्ती का नवाचार करते हैं जिसका कोई फायदा निकलता नहीं। तो ऑब्जेक्टिव जो ज्ञान है वो इस तरह का होता है, जहां हम थ्योरीज को, किसी वस्तु की कीमत कम होने पर, एक गिफिन वस्तु होती है वो अलग होती है, कुछ अपवादों को छोड़कर कीमत कम होगी तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी, मांग कम हो जाएगी, इस तरह हम कहेंगे भाई जाहिर सी बात है मांग बढ़ेगी कीमत कम होने पर। ये ऑब्जेक्टिव ज्ञान जब इसमें पास हो जाता है तो फिर आते हैं मेंस में सवाल, समावेशी विकास में इंफ्रा की भूमिका बताइए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका बताइए। क्या ये कहा जा सकता है कि बाजार समावेशी विकास के मार्ग में बाधक है? अपने पक्ष की पुष्टि में पर्याप्त तर्क दीजिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में कितनी पोषण की सुरक्षा दे पाया है? आलोचनात्मक परीक्षण करिए। अब वहां फंस गए, वहां ऑब्जेक्टिव ज्ञान स्टैंड लेने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको विचार तो अपने ही लिखने पड़ेंगे। ये हो गया अभी आपको अपने अपने तर्क, उसमें पास होने के बाद इंटरव्यू। तो क्रम है ना, हर चीज में क्रमिकता है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अष्टांग योग क्रमिकता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भारत में। यम नियम, यम से स्टार्ट होता है और समाधि में एंड होता है, 8 स्टेप होते हैं, उनको उसी क्रम में करना पड़ेगा आपको। यम पहले होगा तो पहले होगा। तो दोस्तों फिर बात आ जाती है
कि उत्पादन पहले आएगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन पहले आएगा, फिर बाद में मुद्दा खड़ा होगा कि अब इसका वितरण हम कैसे करें। तो प्रति व्यक्ति आय उत्पादन की भूमिका इस तरह की बनती है। लेकिन समस्या ये है कि एवरेज होने के कारण हमें जब ठीक से पता नहीं लग पाता है। ये तो एक आयाम बात। दूसरी बात ये भी है कि ये आय और उत्पादन वाली बात है, आय और उत्पादन ही है ना प्रति व्यक्ति आय। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम किसी चीज का उपभोग करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति हमारे स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करती है। जैसे किसी को भूख नहीं लग रही, खाना ले आए, अब वो नहीं खा पा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ कल्याण की प्राप्ति हुई? तो स्वास्थ्य को छोड़कर कल्याण का विचार करना बढ़िया नहीं है। मतलब ऐसी चीज भी होनी चाहिए कि उसमें स्वास्थ्य भी आ रहा हो। मतलब और जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है उनको खुल के भूख लगती है। बल्कि आपने कभी फील किया होगा कि जब आपको कम कम भूख लगती है तो आपको अजीब लगता है कि मेरे को भूख ही नहीं लग रही है, और इस तरह से आप बहुत बुरा फील करते हैं, किसी चीज में आपको अच्छा नहीं लगता है। तो स्वास्थ्य से और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने और कल्याण का परीक्षण करना चाहें तो हमने किसी चीज को खा लिया, अंदर चली गई, लेकिन अभी भी अमर्त्य सेन सर के अनुसार फंक्शनलिटी पर जोर दिया जाना चाहिए। फंक्शनलिटी मतलब खाने की फंक्शनलिटी क्या है? कैलोरी दे देना आपको, तब उसकी फंक्शनलिटी कंप्लीट होगी। आपकी फंक्शनलिटी क्या है? पढ़ने के बाद लिख देना और सिलेक्शन करा लेना, तब तो फंक्शनलिटी में कामयाब हो गए। नहीं तो टाइम गुजर रहा था और कुछ नहीं हुआ। एक पिता के रूप में फंक्शनलिटी क्या है? जब अपने बच्चों का लालन पालन कर दे, उनको ठीक से संस्कार दे दे और उनका सारा इंतजाम कर दे, जो उससे और मौका आने पर अपना प्राण गंवा दे उनकी सुरक्षा करने के लिए, ये है फंक्शनलिटी। तो अन्न खा लिए, अन्न खाने के बाद कैलोरी नहीं मिल रहा। कैलोरी मिलना आपके हाथ में नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म पर डिपेंड करेगा। तो फंक्शनलिटी कहाँ आई फिर? कैल्शियम, दूध पी लिया, कैल्शियम नहीं मिला क्योंकि विटामिन डी की कमी थी, और विटामिन डी की कमी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। हमारे हिस्ट्री वाले सर जेएनयू के, वो कह रहे थे कि सर आपके पुराने स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ऐसे चलते हैं, लोकल स्तर पे वजह से समझा रहे हैं, और अचानक से ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे सवाल आते हैं। यहाँ से बात करते करते मैं वहां चला गया जहाँ सवाल आते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आयाम तुरंत कहाँ पे ले जा रहा हूँ इसे। तो दोस्तों क्या है कि जो सुखानुभूति है वो आपके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। ज्ञान की भी भूमिका रहती है उपभोग में। जैसे कि मेरी बेटी कल पढ़ रही थी एक किताब, में घर गया तो मुझे अच्छा लगा, एन आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन सर की, उसको लेके बैठी हुई थी। हालांकि टफ किताब है, मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे देख रही होगी, पढ़ रही होगी। अब इन आइडिया ऑफ जस्टिस को समझने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। जब हम उन विचारों को सुनते हैं और हम स्पंदित होते हैं तो हमें ज्यादा कल्याण की प्राप्ति होती है कि ये भी एक विचार है, ये भी एक विचार है। कुछ लोगों को तो पढ़ने का नशा होता है। जब तक वॉरेन बफेट 500 पेज नहीं पढ़ लेते एक दिन में, तब तक वो सोते नहीं है। प्रण है उनका, और 90 इयर्स प्लस एज है उनकी। 500 पेज पढ़ना है, और वो कहते हैं रीडिंग हैबिट होनी चाहिए एक व्यक्ति की। तो 500 पेज पढ़ के वो पाना क्या चाहते हैं? वो तो दुनिया के टॉप अमीरों में से एक है। किताब पढ़ के मिलेगा क्या उनको? आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सुखानुभूति होगी इस बात की भी। लेकिन ज्ञान के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ये चीज है, इसलिए फिर इसमें कमी महसूस हुई। तो ये फिर मानव विकास सूचकांक और इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, जो आगे चलकर मैं अपनी व्यवस्थित जगह पे कराऊंगा, यहाँ पर नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी राष्ट्रीय आय के दो एक कॉन्सेप्ट और लाने हैं मुझे। तो ये प्रति व्यक्ति आय क्लियर हुई। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए, क्रम बना। ये 5वीं थी, 6ठी लिखिए।
ऐसे हेडिंग लगाइए, रियल जीडीपी जीएनपी आदि। आदि का अर्थ ये है कि और भी हो सकते हैं, उनके आगे रियल लगेगा। रियल को आप चाहो तो ऐसे कर दो, ठीक है, रियल जीडीपी जीएनपी आदि, राइट। लिखिए, यदि जीडीपी जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर, इसको अंडरलाइन करिए, स्थिर मूल्यों पर, इंग्लिश में लिखिए, एट कांस्टेंट प्राइसेस, यदि जीडीपी जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, यानी कि गणना की जाती है, निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है, तो उनके आगे रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम लगे। इसका कारण यह है कि कीमतों के स्थिर कर देने से कीमतों को स्थिर कर देने से उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों की वास्तविकता का पता लग जाता है। पूर्ण विराम लगा दें और ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे कि कॉमन सेंस पकड़ के, अब हम अभी जो डेटा आया, ध्यान से सुनना मेरी बात, 157 लाख करोड़ मोटे रूप में मैंने आपको कहा, 22-23 का जो अग्रिम अनुमान है, 22-23 अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब जैसा कि हमने पहले भी कहा आपको, एक अनुमान बता रहे हैं वो कि इसकी जो जीडीपी की वैल्यू है वो 157 लाख करोड़ की रहेगी स्थिर मूल्यों पर, ऐसा समझें आप। लेकिन अगर स्थिर मूल्यों का मतलब मैं आगे और लिखाऊंगा आपको, लेकिन प्राइस को उन्होंने मतलब जैसे कि ऐसे समझो आपकी 22-23 के पीछे का वर्ष जो है, जैसे कि ये 22-23 है, तो इसके पीछे 21-22 रहेगा ना, 21-22, ठीक, ओके। इसके पीछे कौन सा रहेगा, 20-21, और इसके पीछे 19-23, ठीक है। मैंने ये पकड़ ली है, जैसे आप इसका निकालो, इसका निकालो, सब में कीमत एक ही यूज हुई है। जैसे जो भी वस्तुएं हुई उनकी कीमतें, जो भी वस्तुएं हुई कीमतें सब में एक समान है, कोई सा भी वर्ष हो, और फिर भी इनकी जीडीपी की वैल्यू बदलती हुई दिखती है। तो इसका मतलब क्या मानोगे आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू मेरे को याद है सबकी, मोटे रूप में याद है। अब मैं इसके सामने लिख रहा हूँ 145 लाख करोड़, ठीक है, 145 लाख करोड़ है ये, ठीक है, 19-20 की वैल्यू। कोरोना आया था इस पीरियड में,
20-21 मार्च 20 के आसपास से कोरोना शुरू हुआ था ना। तो इसमें हमारी रह गई थी 135 लाख करोड़, डाउन हुई, दिख रहा है आपको? इसमें जो कीमतों का प्रयोग हुआ वही इसके अंदर है। थोड़ी देर के लिए मानो कि वस्तुएं वो की वही है हमारे देश में जो होती आ रही है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, किसान कौन कौन सी फसलें उत्पादित करते हैं, गेहूं चावल वगैरह, तो कई वर्षों से होते आ रहे ना वो की वही। ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए कि सब वस्तुएं कॉमन है सारे वर्षों में, और उन सब की कीमतें सभी वर्षों में एक ही जैसी मानी गई। फिर भी आप देखो कीमत वो की वही है, फिर भी इसकी उत्पादन गिर रही है। तो एक किसान के खेत मतलब कीमत आपने सेम लगाई, चाहे मार्केट में गिर गई हो तो भी कोई कीमत ले रखी है जो आप लगा रहे हो। उस कीमत के हिसाब से जो भी उत्पादन आया अगले साल उसी कीमत पे कम उसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है? उत्पादन गिरा होगा ना मात्रा में, या मात्राएं गिरी होगी भारत की, तब तो 135 लाख करोड़ आ रहा है, जबकि कीमत इसमें भी वही लगी हुई है, इसमें भी वही लगी हुई है, फिर भी वैल्यू कम क्यों आ रही है? प्रोडक्शन की मात्रा गिरी होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब मैं बता दूं 20-21 के Q3 से, मतलब मंदी, एक और बात समझाता हूं आपको कि 20-21 में पूरे साल में नहीं रही। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। Q1 और Q2 में थे। Q3 से वापस सुधार होना शुरू हो गया एक तरह से। उसको छोड़ो, आप क्वार्टर वाइज छोड़ दो, ओवरऑल टोटल गिरा, मतलब दिमाग ये लगा लो बस, और कंफ्यूज हो जाओगे कहीं। तो ये पूरा साल दिख रहा है, ये पूरा साल दिख रहा है, क्वार्टर की मुद्दा खत्म। 145 टोटल साल का आया, 135 टोटल साल का आया। इसमें वापस हम पहुंचे 147 लाख करोड़ पे, थोड़ा इससे ज्यादा, मतलब तो इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी वापस इसके हिसाब से देखोगे तो रिकवर बढ़िया ही हो रही है। कीमतें इसमें भी की हुई है। और अब 22-23 का मैंने क्या लिखा है आपको, ये सारा हिसाब आपके सामने है। मैं प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, आपको कोई 10-20 रुपए दे के नहीं समझा रहा, मतलब ये टोटली बता। और कमाल की चीज क्या है, ये कीमतें जो इनमें लगी हुई है वो मैं नीचे बाद में लिखाऊंगा, 11-12 की है। 2011-12 की कीमतें उठा के इन सब में लागू की गई है, तो कीमतें तो कांस्टेंट है और फिर भी ये चेंज हो रहा है। तो आपको वास्तविकता का पता लग रहा है कि नहीं, कि भाई इतना इतना वास्तविकता में हुआ है, मतलब गिरावट। अब इसी साल का मैं आपको चालू मूल्यों पे बताता हूँ। 22-23 की 11-12 की कीमत पे ये है, ये भी 11-12 की, तो इनकी कंपेयर कर सकते हो ना, क्योंकि कीमतें कॉमन है। लेकिन इसी का एक वैल्यू आपको दिखेगा 273 लाख करोड़ रुपए का। ध्यान से समझने पे ज्यादा जोर देना है, ये नहीं पूछता है यूपीएससी। ये मैं नहीं चाहता हूं कि फैक्ट्स आए, मेरे को याद है तो इसका मतलब नहीं कि आपको मैं याद कराऊं, लेकिन समझाने में आसानी होती है इस वजह। अब 2001 ही वर्ष है ये, 11-12 की कीमत लेते हो तो ये वैल्यू, और इसी साल की कीमत लेते हो तो अब इसका अंतर निकाल लेना। ये जो अंतर है वो कीमतों के बढ़ने की वजह से आ रहा है, ज्यादा कीमतों की। तो अगर आप चालू मूल्यों के ऊपर निकालोगे इस साल का जीडीपी, इस साल की कीमत, इस साल की उत्पादन, तो ये आएगी। अब इसमें क्या वास्तविकता है, कैसे समझें ये क्या है? कीमतें भी घूमी हुई है और उत्पादन भी घुमा हुआ है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि वास्तव में उत्पादन में क्या चेंज हुआ है? इस बात को भूला नहीं जाना चाहिए कि पढ़ते हम उत्पादन ही रहे ना, मजबूरी हमारी ये कि मूल्यों में निकाल रहे हैं, उत्पादन को मूल्यों में निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय क्या है? उत्पादन। एक चीज बताओ, आर्थिक कल्याण मूल्य बढ़ने से प्राप्त होता है या आर्थिक कल्याण उत्पादन बढ़ने से प्राप्त होता है? हाँ, आर्थिक कल्याण टोटल देश का, एक व्यक्ति का आर्थिक कल्याण, जैसे कि मैं फीस बढ़ा दूं तो मेरा बढ़ सकता है, तो आपका उतना ही गिर जाएगा। इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कहते
अरे देश में सब लोगों का आर्थिक कल्याण देखा जाता है कि दो चार का देखा जाता है? आप ये बात ऐसे क्या, सबका देखा जाता है। तो सबका आर्थिक कल्याण कीमतों से नहीं होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि ज्यादा उत्पादन होगा तो सबका आर्थिक कल्याण हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति के हिसाब से ज्यादा उत्पादन उपलब्ध हो रहा है। जीवन में वस्तुओं का उपभोग करते हो, उसकी मात्राएं गिरेगी तो आर्थिक कल्याण कैसे मिलेगा? भटकना नहीं चाहिए किसी को भी, विचलन नहीं करना चाहिए। आप यूपीएससी के लिए यहाँ आए हो तो आपको ये याद रहना चाहिए कि मैं इसलिए आया हूँ, यहाँ कोई संबंध नहीं बनाना है और न विचलन होना है। इसी तरह से ये पता होना चाहिए कि हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं तो इसमें महत्व तो आखिरकार है किसका। कीमत बढ़ा के राष्ट्रीय आय को बढ़ाने वाले राष्ट्र कभी आगे नहीं जा सकते। कीमत बढ़ाकर आगे जाने वाले राष्ट्र कभी आगे नहीं जा सकते, न उनकी उत्पादन क्षमता। बेसिकली उत्पादन क्षमता से दुनिया चलती है। कीमत बढ़ा के मोनोपोली पावर का प्रयोग कितने दिन कर लोगे? मैं मतलब क्लास में ना पढ़ाऊं और बस यही काम करूं कि फीस बढ़ा दूं और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और एग्जाम ओरिएंटेशन को छोड़ दूं, कितने दिन कर सकता हूं मैं? यहाँ चलते हैं बहुत सारे लोग, ब्रांड के नाम से चलते हैं, विज्ञापन के नाम से चलते हैं, चलते जा रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो अवेयर नहीं है। लेकिन ये अज्ञानता भी किसी दिन तो दूर हो जाएगी, फिर क्या होगा? और ये किसी का भला हो सकता है, लेकिन देश का भला तो इसको नहीं कहेंगे। देश का भला तभी होगा जब बच्चा सीखेगा और उसको आप पढ़ाओगे। देश का भला इसमें है, प्रोडक्शन के अंदर है। देश का भला कीमतों को बढ़ाकर जबरदस्ती की फालतू इनकम को बढ़ाने में नहीं है कि आप ऐसे इनकम मॉनेटरी ज्यादा होगी, इससे क्या होगा? मतलब आप गलत रास्ते पे चल के कह रहे हो कि हमारे को आर्थिक कल्याण मिल रहा है, तो ये गलत है फिर। तो सही सोर्स से का आर्थिक कल्याण का प्रोडक्शन है, वो बढ़ के कुछ हो रहा हो तो बात सही है, लेकिन कीमतें बढ़कर आप उसको आर्थिक कल्याण समझ रहे हो तो ये भ्रम की स्थिति है। इसलिए क्या है कि कीमतों को हमें जाम कर देना, जहां पर है वहां पर, उनके बिना तो हम वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। तो उनको यूज करो, लेकिन उनको बदलो मत, मतलब कांस्टेंट करके फिर हर साल का देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कीमतें तो कॉमन है फिर भी चेंज हो रहा है। जैसे आप समझ रहे हो कि कीमतें कॉमन है फिर भी ये गिर गया, तो आपको समझ आ रहा है ना कि भाई गिरा है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत का उत्पादन गिरा। तो वास्तविकता वाली बात कर रहे हो ना आप? इसमें क्या वास्तविकता है? इसमें तो बढ़ी हुई और इन्फ्लेशन ईयर 22-23 को मैं अगर नाम देना चाहूँ, किसी किसी वर्ष का नाम डालना चाहूँ तो 20-21 को डालूंगा कोरोना ईयर, उसका नाम पटकूंगा ऐसे, और 22-23 का नाम पटकूंगा मैं इन्फ्लेशन ईयर। बल्कि उसके आगे ग्लोबल इन्फ्लेशन, मतलब ग्लोबल और लगा दूंगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन इतना कॉमन फिनोमेना मैंने नहीं देखा। मतलब किसी कंट्री में आती है, किसी में नहीं आती है, ऐसे चलता रहता है। लेकिन दुनिया में सारे राष्ट्रों में कमोबेश मतलब हाई इन्फ्लेशन का फेज रहा, तो कीमतें वैसे ज्यादा हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि मिक्स हो गया, और आपको ऐसा लग रहा है कि इतना हमारे देश की वो है जीडीपी। आप अवास्तविक बयान दे रहे हो, क्योंकि इसके अंदर कीमतें बढ़ी हुई का प्रभाव है। समझ गए आप? रियल का मतलब रियल क्यों लगा? इसका उल्टा ले लेंगे। अब इसमें कुछ लिखना, अभी पैराग्राफ चेंज करें। देखिए, कीमतों को स्थिर करने के लिए कीमतों को स्थिर करने के लिए किसी वर्ष को आधार वर्ष को अंडरलाइन कर लें और पीछे बेस ईयर लिखिए, है ना? बेस ईयर लिख लें पीछे। आधार वर्ष को बेस ईयर, BASE, बेस ईयर, YEAR, बेस ईयर। किसी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में चुना जाता है।
जो एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, तो ज्यादा कीमतें ना बढ़ी हो, कम नहीं, इस तरह से नॉर्मल ईयर होना चाहिए, जो एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। वर्तमान में भारत में 2011-12 आधार वर्ष के रूप में 2011-12 आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। पैराग्राफ बदलिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार पांच वर्ष के अंतराल पर पांच वर्ष के अंतराल पर आधार वर्ष बदला जाना चाहिए। पूर्ण विराम लगाइए। 2015 में 2011-12 को 2015 में 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया था। ये सब सवाल यूपीएससी नहीं करता है, लेकिन हमारे मन के सवाल रहते हैं कुछ, तो उस हिसाब से मैंने दिखा दिया आपको। आधार वर्ष को एक तो बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कारण ये है कि नई नई वस्तुएं आती रहती है, तो आधार वर्ष जितना पुराना होगा, जैसे आप यहाँ पे और आधार वर्ष यहाँ है, तो अब यहाँ नई चीजें हैं जो यहाँ नहीं हुई, तो इनकी कीमत कैसे लाओगे? जैसे कि 19-20 के अंदर जो सामान हो रहे थे, यहाँ मेरे हिसाब से मैं तो अनुमान ही लगा सकता हूँ, यहाँ कोरोना वैक्सीन नहीं हुई होगी, बाद में डेवलप हुई ना इधर, और उसके बाद में मतलब 19-20 में कहाँ, 19-20 में ये फरवरी मार्च के आसपास कोरोना आने लगा था। वैक्सीन कहाँ से आ जाएगी? वैक्सीन तो बाद में आए। अब जो वैक्सीन एक उत्पादन है ही है, वैक्सीन बना रहे हो तो, और जिंदा मक्खी निगली नहीं जा सकती। जब उत्पादन हो रहा है, हम कहें कि हमारे पास कीमत नहीं है, इसलिए स्थिर मूल्यों वाली के अंदर ये आ नहीं पाएगा क्योंकि 11-12 की कीमत नहीं है, तो एक उत्पादन जो हुआ उसको छोड़ना भी तो अवास्तविकता है। जो उत्पादन आप शामिल कर रहे हो उसको वास्तविक कर रहे हो, तो जो छोड़ना वो भी तो एक प्रकार की अवास्तविकता है। जैसे कि दर्शन कहता है अभाव की भी सत्ता है। अब जो नहीं हुआ, मतलब आपको कीमत नहीं मिल रही इसलिए कह रहे हो कि इसको नहीं डालेंगे, सामने वाले को कह रहे हो कि भाई इतना ही हुआ, जबकि हुआ था, आप कह रहे हो इतना ही हुआ, क्योंकि अब समस्या ये आ गई कि 11-12 की कीमत आपको मिली नहीं, आपने कोरोना वैक्सीन को हटा दिया, ये भी तो अनुचित है। इसका मतलब हम बेस ईयर को इस तरह से बदलते रहें कि ज्यादातर वस्तुएं मतलब उससे व्याख्या हो जाए, और फिर भी कुछ तो रहेगी ऐसी जिनकी व्याख्या नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए एक डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें होता यह है कि जिन वस्तुओं की कीमत आपको मिली हुई है उनको आप ये देखते हो कि उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई है, कितने गुना हो गई है, उतने गुना से नई वस्तु जो आपको मिल रही है उसकी कीमत में भाग लगा देते हो। जैसे कि कोरोना वैक्सीन 200 रुपए की आ रही है और बाकी वस्तुएं 1.2 गुना महंगी हो गई, तो 200 में 1.2 का भाग लगा के उसकी वैल्यू नीचे खींची जाती है कि अगर ये 11-12 में हुई होती तो कितने की होती। इसको हम कहते हैं डिफ्लेटर। मतलब डिफ्लेटर का मतलब होता है नीचे लाना, मतलब डिफ्लेट करना।
जैसे गुब्बारे की कोई बच्चा हवा निकाल देता है तो हम कहते हैं डिफ्लेट हो गया, और कोई बच्चा उसमें हवा भरता है तो हम कहते हैं इन्फ्लेट कर रहा है, मतलब बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है। एक शरारती बच्चा उसके पास सामने खड़ा, उसने पिन चुबो दिया इसी दौरान, तो वो गुस्सा होके बोला कि मैं इन्फ्लेट कर रहा हूं, तुम डिफ्लेट कर दिए इसको। तो डिफ्लेट का मतलब ऐसे होता है नीचे लाना। इस हिसाब से एक कॉन्सेप्ट बना जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर, जो ये बताता है कि जो वस्तुओं का हिसाब है उनकी चालू मूल्यों पर क्या वैल्यू आ रही है और आधार मूल्य पे मतलब कितने गुना ज्यादा आ रही है, उतने गुना को नीचे रख के, अब मान लो ये चीज नहीं हुई, नहीं आ रही 11-12 में नहीं है, तो बाकी चीजें तो है ना। कभी कभी हम कयास नहीं लगाते, लगभग इसमें भी ऐसा हो गया होगा, तो 1.2 गुना बाकी बढ़ गई, तो हम ये मानेंगे कि ये भी 11-12 में हुई होती तो 1 पॉइंट इस तरह से, तो इसकी जो करंट वैल्यू इसमें 1.2 का भाग लगा के इसे वैल्यू को नीचे ड्रैग डाउन किया जाता है, इसलिए उसको डिफ्लेटर कहते हैं। तो ज्यादा डिफ्लेटर का प्रयोग करना भी उचित नहीं है, मतलब कितना सब में अनुमान लगाना उतना सही नहीं है, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप मतलब बेस ईयर को बदलो। 5-5 साल के हिसाब से बदलने के हिसाब से तो हमें 20 में बदल लेना चाहिए था, अब 23 में आ गए। अब सरकार को फुर्सत नहीं मिली, या यूँ समझ लो कोरोना वगैरह का कुछ ऐसा रहा कि इस बात पे ध्यान नहीं जा रहा होगा, लेकिन फिलहाल तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो 11-12 के ही आ रहे हैं। तो ये एक बन गया रियल जीडीपी। अब ये कोई भी आप स्थिर मूल्यों पे निकालोगे उसके आगे रियल लग जाएगा, जिससे मैंने क्या लिखा है, रियल जीडीपी जीएनपी आ रही का मतलब क्या, बाकी भी मतलब तो सारे के सारों के आगे क्या लग जाएगा, रियल। अगर आप 11-12 को आधार बना के करोगे तो किसी के भी आगे रियल लगा था। सबसे बढ़िया तो स्थिर मूल्यों रियल को जानना सबसे बढ़िया है दुनिया में, रियल क्या। तो इसलिए रियल का कोई ऑप्शन दिखे कभी आपको कि कौन सा बढ़िया होता है और उसमें एक रियल भी दिख रहा है, तो आपको उसमें जाना चाहिए, मतलब विकल्प में। ये तो रियल हुआ। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए नॉमिनल। सातवां नंबर है नॉमिनल। अब नॉमिनल नाम ही कहता नाम मात्र का मतलब, जैसे नॉमिनल जीडीपी जीएनपी इट्सेट्रा। चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, तो आप ऐसे लिखिए चालू, कभी कभी इसको प्रचलित भी लिख देते हैं, चालू ऑब्लिक प्रचलित मूल्यों पर, अब ब्रैकेट में लिखिए एट करंट प्राइसेस, चालू ऑब्लिक प्रचलित मूल्यों पर कोष्टक के बाहर लिखिए निकाले जाने वाले जीडीपी जीएनपी, निकाले जाने वाले जीडीपी जीएनपी आदि 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 को नॉमिनल जीडीपी जीएनपी आदि, आदि भी लगाओ फिर से, नॉमिनल जीडीपी जीएनपी आदि नाम से संबोधित किया जाता है। आगे लिखे इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। क्योंकि वो मूल्य भी फंसे हुए हैं,
घूमने वाले घूम रहे हैं, तो 273 लाख करोड़ को समझ नहीं पाएंगे हम कि क्या है ये। इसलिए नाम मात्र टाइप के हैं, नॉमिनल। जैसे राष्ट्रपति महोदय को हम कहते हैं नॉमिनल हेड, रियल हेड अलग है, नॉमिनल अलग है, वही बात है। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए 8वें नंबर का, 8वां ही है, जो भी नंबरिंग है वो देख रहे हैं। लिखिए जीएनपी डिफ्लेटर। तो इसका सूत्र लिखिए सीधा, नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी। पैराग्राफ चेंज करिए, जीएनपी डिफ्लेटर के समान, जीएनपी डिफ्लेटर के समान जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाला जा सकता है। जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाला जा सकता है। बस वहां जीएनपी हटा देना, जीडीपी आ जाएगा। पैराग्राफ बदलिए, कभी कभी उपर्युक्त सूत्र को सौ से गुणा भी कर दिया जाता है, 100 से। इससे निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। अब समझें इस चीज को कि ये सूत्र है, तो ये किसी एक साल का ही तो बताओगे आप ये। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इसको वो करता हूँ, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे साथ, मतलब डिफ्लेटर जीडीपी वाला बना देता हूँ इसको। आप कुछ छेड़छाड़ मत करना, जो आपने लिख लिया वो उसको वैसे रहने दो। मैं यहाँ पे जीडीपी लिख दिया, मैंने कहा ना कि जीएनपी की तरह, तो नॉमिनल जीडीपी लिखूंगा फिर मैं यहाँ, और यहाँ क्या लिखूंगा, रियल जीडीपी। और अगर मुझे 22-23 का डिफ्लेटर निकालना है तो यहाँ पे 22-23 आ जाएगा। भाई जीडीपी बोलोगे तो ये सवाल तो होगा ना कौन से साल का कह रहे हो, और ये भी 22-23 का होगा। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किसी वर्ष का ही तो लोगे। अब मैं आपके सामने वैल्यू रखता हूँ, तो 273 लाख करोड़ की बताई थी ना अभी आपको नॉमिनल, चालू मूल्यों पे 22-23 का जीडीपी आपके सामने लिखा, ठीक है। और स्थिर मूल्यों पे, रियल तो स्थिर पे निकलेगा 11-12 की, उस पे कितना होगा 157 लाख करोड़। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जो वो डिफ्लेटर की वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्लास छोड़नी पड़ेगी मुझे, फिर मैं कल दिखाऊंगा आपको, पहले एक बार कर देता हूँ। 273 डिवाइडेड बाय 157 इज इक्वल टू 1.73 की डिफ्लेटर आ रही है। इस देखो एक दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि क्वांटिटी जो इसमें है वही यहाँ होगी। क्वांटिटी अलग कैसे हो जाएगी, जो है जो इसमें है वही क्वांटिटी, प्राइस अलग अलग है, मतलब प्राइस की वजह से ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है। तो आप नहीं कह सकते हो कि 11-12 की प्राइस इसमें लगी हुई है, उसकी तुलना में 22-23 की प्राइस कितने गुना ज्यादा है, अदरवाइज तो ये आता ही नहीं है ऐसा, 1.73 गुना ज्यादा है। अब इसे 100 से गुणा कर दो तो 173 दिखेगा,
ये समझना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आधार वर्ष के हिसाब से फिर ये इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब सेम। अब 1 की जगह ये 1 को आप 100 बोल दो, इसको 173 बोलोगे, बात तो एक ही है, 73% ज़्यादा है, मतलब परसेंट के रूप में बोलो, या 1.73 गुना ज़्यादा है, बात तो एक ही है। तो आप अब मान लो ये फ़ोन 22-23 में हुआ और ये 11-12 में नहीं हुआ, तो आप इसकी कीमत में 1.73 का भाग लगा के कीमत को नीचे लाओ और फिर इसको डाल दो इसके अंदर। डिफ्लेटर ये काम करता है, जो हिसाब में आ रहे हैं उनका बना हुआ है। तो डिफ्लेटर क्या करता है कि चालू मूल्यों को आधार वर्ष के मूल्यों में कन्वर्ट करा देता है। ये 2-3 बातें मैं कल दिखाता हूँ आपको, फिर किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू।